नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी भाषा के विविध नामों पर। हिंदी भाषा के विविध नाम क्यों पड़े और इन विविध नामों के पीछे कौन सा इतिहास है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी विलंब के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी भाषा के विविध नाम क्यों हैं या क्यों हिंदी भाषा के विविध नाम पड़ गए। तो देखिए, भारत की सबसे पुरानी लिपि कहने का मतलब हुआ स्क्रिप्ट। ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए हम लोग जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे ध्वनि चिन्ह है आ, तो इस आ ध्वनि को हम लोग जिस चिन्ह से लिख रहे हैं ये हो गया देवनागरी, अंग्रेजी में ये हो गया रोमन लिपि और उड़िया में ये हो गया, तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट। तो भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। और इसी से देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा विकसित हुई है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं सदी के आसपास शिलालेखों में मिलता है। 8वीं सदी कहने का मतलब हुआ 8th सेंचुरी, और शिलालेखों कहने का मतलब होता है पत्थरों में खुदाई करके जो लिखा जाता है उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। तो इस लिहाज से 8th सेंचुरी से आज हम लोग हैं 21st सेंचुरी। तो इतने समय के अंतराल में हिंदी भाषा का प्राथमिक इतिहास, हिंदी भाषा का माध्यमिक इतिहास या माध्यमिक रूप कैसा रहा होगा, उसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश रही होगी, कैसे कैसे कवि उस भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे होंगे, इसी के कारण हिंदी भाषा के विविध नाम पड़ गए। अब हम लोग आ जाते हैं हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का जो उद्गम स्रोत है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत से हिंदी डायरेक्टली नहीं आई, बल्कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी तक पहुंची है। अर्थात संस्कृत इसका उद्गम स्थल है और फिर ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट होते हुए प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी तक पहुंची है। ये है हिंदी का विकास क्रम। और अब हम लोग आ जाते हैं हिंदी के विविध नामों पर। देखिए, अगर आपने कहीं हिंदवी, हिंदुई, ज़बाने हिंदी या दहलवी शब्द सुना होगा तो आप समझ लीजिएगा ये हिंदी के ही पुराने या प्राचीन नाम हैं। देखिए, मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव है, अर्थात मध्य देश आप यहाँ देख सकते हैं पांचाल, कुरु। मध्य उस समय क्या होता था कि हिंदी भाषा में अरबी और फारसी शब्दों का अभाव था, और सर्वप्रथम आमिर खुसरो ने हिंदी भाषा के लिए हिंदवी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन हैं? अमीर खुसरो। याद रखिएगा, अमीर खुसरो। और इतना ही नहीं, इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए फारसी हिंदी कोश खालिक बारी की रचना भी की। और इस खालिक बारी कोश में, ये आप देख सकते हैं, ये खालिक बारी कोश है और ये थे अमीर खुसरो। इस खालिक बारी शब्दकोश में हिंदवी शब्द 30 बार आया है और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरीके से हम तो ये जान पाते हैं कि खालिक बारी जो है वो हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अमीर खुसरो ने इसकी रचना की। ये फारसी हिंदी शब्दकोश है और हिंदवी शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले आमिर खुसरो ने किया। इसके अलावा हिंदवी, ज़बाने हिंदी या दहलवी भी हिंदी के लिए ही प्रयोग की जाती थी। अब हम लोग आ जाते हैं भाषा या भाखा पर। देखिए, भाषा कहने का मतलब लैंग्वेज, लेकिन एक समय ऐसा था कि अगर भाषा कह दी जाए तो उससे हम लोगों को हिंदी का ही बोध होता था। और इसमें विद्यापति, जिसे हम लोग मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, कबीर, तुलसी, केशवदास, ये जो 4 हैं, इन्होंने भाषा शब्द का प्रयोग या भाखा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए ही किया है। हाँ, ये बात अलग है कि इन लोगों की भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बघेली, इन शब्दों का प्रयोग मिलता है, लेकिन ऑल टुगेदर ये हिंदी को ही इंडिकेट करते हैं, हिंदी की तरफ ही इशारा करते हैं। इतना ही नहीं,
19वीं सदी तक अर्थात 19th सेंचुरी तक भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग होता रहा है। और जो भाषा को प्रमोट करते थे, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है, फोर्ट विलियम कॉलेज, वहाँ पर जितने भी हिंदी अध्यापक हुआ करते थे उनको भाषा मुंशी के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि ये भाषा कहने का मतलब हुआ हिंदी और मुंशी कहने का मतलब हुआ प्रमोटर। तो ये भाषा को प्रमोट करते थे। कौन सी भाषा को? हिंदी भाषा को। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। अब हम लोग आ जाते हैं एक नए शब्द पर जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसे हम लोग कहते हैं रेख्ता। देखिए, मध्यकाल में ही मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता, अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा को ही हम लोग रेख्ता कहते हैं। जैसे मीर ताकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे ये मीर हैं, ये मिर्ज़ा गालिब हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो शायरी हैं, वो अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता है और ऐसी भाषा को हम लोग रेख्ता कहते हैं। ये भी हिंदी का ही एक रूप है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दक्खनी या दक्कनी पर। देखिए, मध्यकाल में दक्कन के बारे में मैं आपको बता दूं, इसे अंग्रेजी में डेक्कन कहते हैं। हाँ, भारत में जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक विशाल प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप यहाँ आप देख लीजिए, प्रायद्वीप हम लोग लिखते तो ऐसे हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पेनिसुला। अंग्रेजी में इसके लिए जो शब्द होता है प्रयोग, उसे हम लोग कहते हैं पेनिसुला। तो मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है ये दक्खनी या दक्कनी। हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही है और दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी को है। ये देखिए, ये वली दक्कनी साहब हैं और इन्होंने दक्कनी या दक्षिणी भाषा को उत्तर भारत, दिल्ली के आसपास लाया था। और आपको बता दूं, इतिहास की अगर हम लोग माने, उस समय मुगल शासक मुहम्मद शाह रंगीला के शासन में ही शायर वली दक्कनी उनके पास गए थे और उन्होंने उत्तर भारत में हिंदी को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। इसलिए इस हिंदी को भी हम लोग दक्कनी हिंदी या दक्कनी हिंदी के नाम से जानते हैं। ये भी हिंदी का ही एक पुराना रूप है। अब हम लोग आ जाते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं। देखिए, खड़ी बोली और खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं। खड़ी बोली कहने का मतलब हुआ मैं, तुम, आप, खाऊंगा, पीऊंगा, ये है खड़ी बोली। ओके, इसकी 3 शैलियाँ हैं, हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी या आर्य भाषा। ठीक है, ये खड़ी बोली का श्रेष्ठ रूप माना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग इस पर विचार करें तो देखिए, नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली, अर्थात हिंदी में जब संस्कृत के शब्दों की बहुलता होती है, या हम लोग इसे कह सकते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी, तो इसे हम लोग साधारण भाषा में हिंदी कहेंगे या उच्च हिंदी का नाम दे देंगे या नागरी हिंदी का नाम या आर्य भाषा का नाम दे देते हैं। जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं वो उच्च हिंदी, इसे हम लोग अंग्रेजी में स्टैंडर्ड हिंदी या मानक हिंदी कहते हैं, और जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी में ही लिखी गई है। अब हम लोग आ जाते हैं उर्दू, ज़बान उर्दू। ज़बान उर्दू मुअल्ला। देखिए, फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली जैसे मंटो की रचनाएं। होता क्या है, हमारे उड़ीसा में जब संस्कृत पढ़ाई जाती है, खास करके हमारे उड़ीसा के सरकारी विद्यालयों में, तो संस्कृत पढ़ाते तो हैं हमारे संस्कृत के शिक्षक ही, लेकिन ये देवनागरी में नहीं लिखी जाती है, अर्थात हिंदी में नहीं लिखी जाती है, लिखी जाती है ओडिया में। ओडिया में, जैसे बालक गच्छति, तो बालक गच्छति लिखना होगा तो ये उड़िया में ही लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली जैसे मंटो की रचनाएं। मंटो का पूरा नाम है सआदत हसन मंटो, ये बहुत फेमस कवि हुए हैं अपने समय के। तो खड़ी बोली में ही ये लिखते थे, लेकिन लिपि होती थी अरबी फारसी। ओके, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिंदुस्तानी पर, और ये चित्र आप लोग देख ही रहे हैं, ये उपन्यास सम्राट
मुंशी प्रेमचंद की छवि है। हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप व आम जन द्वारा प्रयुक्त भाषा जैसे प्रेमचंद की रचनाएं। याद रखिएगा, प्रेमचंद की जो रचना होती है उसे हम लोग हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। हिंदुस्तानी भाषा कहने का मतलब हुआ इसमें आपको हिंदी के भी शब्द मिलेंगे और आपको उर्दू के भी शब्द मिलेंगे, क्योंकि प्रेमचंद जब लिखते हैं तो वो उर्दू के शब्दों का प्रयोग यदा कदा करते ही हैं। ऐसी हिंदी को हम लोग हिंदुस्तानी हिंदी कहते हैं। और यहाँ एक विशेष द्रष्टव्य, एक नोटेबल चीज़ ये है कि 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक फंडामेंटल भेद नहीं था। बाद में उसमें भेद पैदा कर दिया गया, लेकिन 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं था। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिंदी के बहुत सारे नामों के बारे में हम लोगों ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। पुनः एक बार देख लेते हैं। हिंदी को हिंदी कहते हैं, उच्च हिंदी कहते हैं, नागरी हिंदी, आर्य भाषा, उर्दू, ज़बान उर्दू मुअल्ला, हिंदुस्तानी। इसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं दक्षिणी भी कहते हैं, दक्कनी भी कहते हैं, रेख्ता भी कहते हैं, भाषा भाखा भी कहते हैं। उसके बाद हिंदवी, ज़बान हिंदी, दहलवी, ये सब हिंदी के ही नाम है। बस फ़र्क इतना है कि इसके रूप रंग में, इसकी बनावट में, इसके शब्दों में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो के समापन तक पहुंच गए हैं। मेरा ये मानना है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।